नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए हैं यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, इस चैप्टर का नाम हमारा है किनशिप, कास्ट और क्लास। इस वीडियो से पहले हमने ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द संस्कृत टर्म कुला यूज टू डिफाइन फॉर। तो हमारा संस्कृत टर्म कुला जो होता है बेसिकली ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, ये पूछा गया यूपीएससी में। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क ऑफ किनफोर्थ, ऑप्शन नंबर बी फैमिली, ऑप्शन नंबर सी लीनिएज या फिर ऑप्शन नंबर डी कास्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 55 पे अगर आप जाओ अपनी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बुक पे, तो आपको यहाँ पे देखा होगा संस्कृत टर्म्स यूज टू टर्म संस्कृत टेक्स्ट यूज टू टर्म कुला टू डेजिग्नेट द फैमिलीज। ठीक है, तो फैमिली जो है ऑप्शन नंबर बी दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और बाकी जाति होता है हमारा किनफोर के लिए। ठीक है, जो किनफोर इसमें दे रखा है जाति के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो वंश होता है वो हमारा लीनेज के लिए होता है। जो वंश होता है ये हमारा लीनेज के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया है हमारा यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में 1996, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कुला, दूसरा है हमारा वंशा, सी है हमारा कोशा और डी है हमारा गोत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी कोसा। क्योंकि अगर आप देखो कुला, वंश और गोत्र ये तीनों की तीनों हमारा बेसिकली एक तरह से फैमिली स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कुल हमने पढ़ा भी, जैसे कुला यहाँ पे हमारा होता है डेजिग्नेट करने के लिए फैमिलीज को, जैसे हमने पढ़ा था। उसका जो हमारा वंश होता है वो हमारी लीनियज को डेजिग्नेट करने के लिए होता है। और उसी की तरह हमारा जो गोत्र होता है वो हमारा बेसिकली डिसेंडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। लेकिन जो कोसा होता है वो ऐसा इन तीनों से ऑड एक तरह से बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रगुप्त टू इज नॉट करेक्ट। चंद्रगुप्त टू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया हमारा एनडीए 2019 में। ऑप्शन नंबर ए कालिदास एंड अमर सिंह वर फेमस स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर बोथ थ्रू मेट्रोनॉमिकल अलायंस एंड कंक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी ही मैरिड द नागा प्रिंस ऑफ कुबेर नागा। ऑप्शन नंबर डी ही मैरिड द डॉटर ऑफ प्रभावती टू द अहोम किंग। तो इसका जो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ही मैरिड द डॉटर प्रभावती टू द अहोम किंग। इसका जो डायरेक्ट सोर्स है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलता, बट ये आपको नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। ये हमारा पूछा गया है एनडीए के अंदर 2019 के। इन द मनुस्मृति विच फॉर्म ऑफ द मैरिज रिजल्ट फ्रॉम द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर। ये हमने डिस्कस भी किया था अपने चैप्टर पढ़ते समय। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोस्ट फेमसली लव मैरिज कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो 6 फॉर्म ऑफ मैरिज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा डब्बा हमने डिस्कस किया था अपने उसमें, कि यहाँ पे 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस के बारे में बात करी गई थी मनुस्मृति में, जिसमें पहली, दूसरी है और चौथी है, और जो पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं है उसे क्रिटिसाइज करी जाती थी। ठीक है, मतलब वो एक तरह से अच्छी मैरिज नहीं मानी जाती थी। जिसमें 6 तो है यहाँ पे आप देख सकते हो, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर। तो जो 6 है ऑप्शन नंबर डी दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। द राक्षस टाइप ऑफ मैरिज इज ऑप्शन नंबर ए मैरिज बाय परचेज, ऑप्शन नंबर बी मैरिज बाय कैप्चर, ऑप्शन नंबर सी मैरिज बाय डाउरी या फिर ऑप्शन नंबर डी मैरिज बाय सिडक्शन। ये पूछा गया हमारा सीडीएस 2016 के अंदर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, मैरिज बाय कैप्चर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी कहानी दे रखी है। इसमें बेसिकली भीम और हिडिंबा के बारे में दे रखी है इसमें कहानी, कि उनकी मैरिज कैसे होती है। कि स्टार्टिंग में जो हिडिंबा होती हैं वो भीम को कैप्चर करने आती हैं। ठीक है, तो वहीं से ये सारी चीज़ें कॉइन हुई हैं, और जो राक्षस टाइप ऑफ मैरिज है वो यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, तो मैरिज बाय कैप्चर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज द ड्यूटीज ऑफ वैश्यास अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रास। तो वैश्या की कौन कौन सी ड्यूटी होती है धर्मशास्त्र के हिसाब से, ये पूछा गया हमारा सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है स्टडिंग द वेदास, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है एंगेजिंग इन ट्रेड। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ स्टडिंग द वेदास ऑल्सो एंड एंगेजिंग इन ट्रेड ऑल्सो। और मैंने आपको वॉर्न भी किया था कि बहुत लोग इस चीज़ को गलत करते हैं, सोचते हैं कि वैश्यों को हमारे वेद होते हैं वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ सकते थे, बट ऐसा नहीं है। जो वैश्य थे दे वर ऑल्सो अलाउड टू स्टडी वेदास। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल रखा है। स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइस, परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स।
द लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस वर ऑल्सो असाइन टू द वैश्यास, ठीक है, यानी कि लास्ट 3 ऑक्यूपेशन कौन से हमारे, स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट। और उसके बाद जो हम वैश्य का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता था वो अपना ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर होता था और पेस्टोरलिज्म होता था, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2, यानी कि स्टडिंग वेदा और एंगेजिंग इन ट्रेड, बोथ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। तो मेट्रोनिमिक्स के थ्रू कौन से रूलर्स आइडेंटिफाई होते थे, ये हमारा CDS के अंदर पूछा गया 2020 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए मल्लाज ऑफ पावा, ऑप्शन नंबर बी विदिहाज ऑफ मैथिला, या ऑप्शन नंबर 3 यहूदियाज, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतवाहनाज। तो मेट्रोनॉमिक्स यानी कि जो माता के नाम से जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं लीनिएज, वो कौन से इनमें से कौन से राजा थे बेसिकली। तो ये जो सतवाहना हमारी जो डायनेस्टी थी, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका सोर्स डायरेक्टली हमारे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के उसमें मिल जाता है, इसी चैप्टर के अंदर। इस वाले डब्बे में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सतवाहना रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, ठीक है। तो सिंपल लाइन बाय लाइन यहाँ पे है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू दी सतवाहना। सतवाहना से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, सतवाहनाज रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, ये तो हमने अभी पढ़ाई है, यानी कि ये तो पहली स्टेटमेंट तो सही ही होगी। दूसरा कह रहा है सतवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पैट्रिनेलियन, यानी कि जो सतवाहना की जो गद्दी होती थी वो बाप से बेटे पे जाती थी, फिर बेटे से उसके बेटे पे जाती थी, यानी कि डॉटर का कोई रोल नहीं होता था, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। तो इसमें से बताना है आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये पूछा गया हमारा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में 2019, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो सतवाहना रूलर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, ये तो बिल्कुल है ही सही, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लाइन यहीं पे लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इन द केस ऑफ द सतवाहनास वी नो दैट द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन वर जनरली पैट्रिनेलियन, ठीक है। हालांकि इनका जो नाम था वो मेट्रोनॉमिक्स में, यानी कि माता के वहाँ से आता था, ठीक है, माता के थ्रू आता था, बट जो उनकी थ्रोन थी वो हमारी हमेशा पैट्रिनेलियन ही रही थी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, बट आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते समय इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था स्पेशली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 बोथ, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द सतवाहना आर आइडेंटिफाइड इन द पुराना बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। ये पूछा गया हमारा CAPF 2021 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अंधराज, ठीक है। तो अब ये जो इसका जो सोर्स है ये डायरेक्टली आपको अपनी चैप्टर के अंदर नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको ये लिख देना है कि सतवाहनाज वर बेसिकली आइडेंटिफाइड इन दी अंधरा पुराना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत लिख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा गया तो इसके चांसेस है कि क्या पता आगे भी पूछ लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सतवाहना डायनेस्टी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वॉज सिमुका। बी कह रहा है दे पैटर्नलाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। सी कह रहा है दे पैटर्नलाइज कन्नड़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और डी कह रहा है दे बिल्ड मैनी चैत्याज एंड विहाराज, ठीक है। ये पूछा गया हमारा असिस्टेंट कमांडेंट CAPF के एग्जामिनेशन में 2011। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दे पैटर्नाइज कन्नड़ एंड लिटरेचर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो सतवाहना के टाइम में लैंग्वेज होती थी वो मोस्ट प्रॉब्ली पाली लैंग्वेज होती थी, ठीक है, पाली लैंग्वेज होती थी। तो इसीलिए इसमें क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सतवाहनाज इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते होगे कि सतवाहना टॉपिक हमारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा था सतवाहनाज आर आइडेंटिफाई विद द अंधराज ऑफ द पुरानाज। अगेन यहाँ से ही हमें यहीं से देखो इसने स्टेटमेंट उठा के ले ली है ना, जो अभी हमने पढ़ा था। बेसिकली कहाँ गया वो, हाँ ये वाला, कि सतवाहना कौन से पुराण के अंदर मेंशन थे, अंधरा पुराण के अंदर मेंशन थे, ठीक है। इसीलिए जो आपको फैक्ट मिले जो आपकी बुक में नहीं है कन्वेंशनली, तो उसे आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। तो इसमें बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में तरफ। हाँ, द सतवाहनाज आर आइडेंटिफाई विद द अंधराज ऑफ पुराना, तो यानी कि ये तो बिल्कुल सही होगा ही, हमने पहले ही पढ़ा है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। बी कह रहा है द सतवाहना क्लेम्ड ब्राह्मणा डिसेंट एंड फॉलोड ब्राह्मणिकल वैदिक ट्रेडिशन, ओके। सी कह रहा है सतवाहनाज एंड साकाज वर इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। और डी कह रहा है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी डिफीटेड साका रूलर रुद्रमनम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है। तो ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी कि सतकर्णी ने रुद्रमनम को डिफीट किया था। इनफैक्ट जो सतवाहना थे और जो रुद्रमनम थे ये एक तरह से मैरिज अलायंस के अंदर आ गए थे लास्ट में, और उनकी वजह से जो उनके बीच की जो कन्फ्लिक्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले डब्बे के अंदर लास्ट लाइन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे
एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू द मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रमनम, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है दैट वुड बी इनकरेक्ट, दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। और बाकी सारे जो स्टेटमेंट है ये तो हमने कंफर्म कर ही लिए हैं। ये जैसे आंध्रा वाला तो पिछले क्वेश्चन में कंफर्म हो गया, और जो सतवाहना थे वो हमारे ब्राह्मण डिसेंट को क्लेम करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी क्लेम टू बी बोथ यूनिक ब्राह्मण, ठीक है, एक का ब्राह्मण जिसके हमारे बात कर दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये दोनों स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट बेसिकली ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस रिट्रीव इन्फॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सतवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र, अ प्राकृत वर्ड मीनिंग सन। ये पूछा गया हमारा 2018 के CAPF AC के एग्जामिनेशन में। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। जो हमारे अर्ली इंस्क्रिप्शन होते हैं, ये मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट भी किया था आपको पढ़ाते समय, कि जो हमारे एलिट फैमिलीज होती थी उनकी हिस्ट्री पढ़ना, उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता था। क्यों होता था उनके बारे में ईजी? क्योंकि जो उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स लिखी होती थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिल जाते थे हमें रॉक्स पे या फिर दीवारों पे, ठीक है। तो इस वजह से जो एलिट फैमिली थी उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आसान था कंपेयर टू दी ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो इसलिए अब स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही होगी। अब जो स्टेटमेंट नंबर 2 है दोस्तों, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो और इस वाले डब्बे के अंदर ऑल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म पुता, अ प्राकृत वर्ड मीनिंग सन, ठीक है। और यही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कॉपी कर रखी है। सतवाहनास इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र, दैट इज़ अ प्राकृत वर्ड मीनिंग सन। लेकिन दोस्तों जो हमारी UPSC की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है इसे गलत बता रखा है, और ऑप्शन नंबर सी को ही उन्होंने करेक्ट ऑप्शन माना है। अब इसका मेन रीज़न मेरे को भी नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ बताना, बट मेरे को भी नहीं पता ऐसा क्यों किया। हालांकि ये यहाँ पे डिट्टो दे रखा है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मेरे को लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे पुता के बारे में बताया गया है। स्पेलिंग जो है वो पुता है, PUT है, और यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है PUTR है। तो शायद हो सकता है इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी जो UPSC का जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, द सतवाहना रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन, और दूसरा क्या कह रहा है, द सतवाहनाज रिपेयर्ड एंड रीबिल्ड सुदर्शना लेक। तो इसमें ये पूछा गया हमारा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो द सतवाहना हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद दूसरी बात, जो ये सुदर्शना लेक जो थी ये रुद्रमनम ने रिपेयर कराई थी, जो कि शाका रूलर थे, ठीक है, शाका डायनेस्टी के। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ 1 ओनली, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दी मनुस्मृति के हिसाब से वुमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। तो वुमेन कौन से माध्यमों से वेल्थ एक्वायर कर सकती थी मनुस्मृति के हिसाब से? तो ये पूछा गया हमारा CDS के एग्जामिनेशन में, CDS 2 2018 के एग्जामिनेशन में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परचेज, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि टोकन ऑफ अफेक्शन, किसी ने गिफ्ट दे दिया एज अ लव, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनहेरिटेंस यानी कि विरासत, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मनुस्मृति ने बता रखा है कि वुमेन एक्वायर कर सकती है वेल्थ? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, टोकन ऑफ अफेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पैराग्राफ में अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ठीक है। तो मैन के बारे में यहाँ पे दे रखा है, वुमेन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। फॉर वुमेन देयर आर 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर ड्यूरिंग द मैरिज। एक तो शादी के टाइम जो उसे मतलब अग्नि के सामने मिल जाता है वो वुमेन को रखने की अनुमति थी, और दूसरा यहाँ पे देख सकता है और एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो डिट्टो वही चीज़ डाल रखी है। तो टोकन ऑफ अफेक्शन जो एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर एंड मदर एंड फादर, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स के बारे में बात करी गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि टोकन ऑफ अफेक्शन जो कि मनुस्मृति के हिसाब से अलाउड था वुमेन को। अगला क्वेश्चन हमारा EPFO 2015 के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू स्त्रीधन। स्त्रीधन के हिसाब से कौन सा हमारा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू अ वुमन ऑन वेरियस ओकेजन्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू अ वुमन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट मैरिज, पहली शादी के। ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट नंबर सी कह रहा है ऑन द वुमेन्स डेथ द वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑन द वुमेन्स डेथ द वेल्थ
could be inherited by her natural legally adopted children with none of the son-in-laws having any claims on any part thereof. तो select the correct option using the quotes below. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है, करेक्ट बताना है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू अ वुमन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। और स्टेटमेंट नंबर 3, ऑन वुमेंस डेथ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। ठीक है, ये जो हैं ये केवल ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं और बाकी सारी इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें स्त्रीधन के बारे में बात कर गई है। हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्रीधन। ठीक है, लिटरली मीनिंग वुमेन्स वेल्थ। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। ठीक है, तो इसके बारे में बता रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑन द इशू ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट। ये हमारा पूछा गया CDS 2022, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले ही, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर ओनरशिप के रिगार्डिंग। स्मृति लिटरेचर का मतलब यहाँ पे मनुस्मृति से होता है। ठीक है, जो मनुस्मृति लिटरेचर है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है स्मृति लिटरेचर। ठीक है, तो कहीं आप कन्फ्यूज़ हो तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है द पैटर्नल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि द गिफ्ट टू द वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वर नोन एज स्त्रीधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि स्त्रीधन वाज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। द स्त्रीधन वाज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। यहाँ पे जो इसने वर्ड लगा दिया ना विदाउट, इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसमें रॉन्ग ये पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्त्रीधन के बारे में ये वाला पैराग्राफ अगर पढ़ो, हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्रीधन। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड ऑफ हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। ठीक है, यानी कि हस्बैंड का कोई भी क्लेम नहीं होता था स्त्रीधन पे। ठीक है, तो स्त्रीधन पे जब क्लेम ही नहीं होता था तो वो परमिशन भी नहीं दे सकता था। ठीक है, तो यानी कि जो भी वुमन थी उनके डेथ के बाद जो भी उसके धन था वो उसके चिल्ड्रन में इनहेरिट हो जाता था, यानी कि उनके चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को मिल जाता था बिना उसके हस्बैंड के परमिशन के। ठीक है, तो वही इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट ही पूछा है। और बाकी ये अगर ये देखो आप, तो ये भी हमारा डिटो लाइन बाय लाइन यहाँ से उठा रखा है। द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द सन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, और ये वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स, और ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मज्जिमा निकाया इज इन विच लैंग्वेज। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तेलुगु। ये हमारा पूछा है 2018 के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टोरी बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली नोन एज द मज्जिमा निकाया। ठीक है, इज इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायलॉग ऑन वर्ना बिटवीन किंग अवंतिपुत्ता एंड कच्छना अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये डायलॉग हमारा राजा अवंतिपुत्ता और कच्छना, यानी जो कि बुद्धिस्ट डिसाइपल थे, उनके बीच में होता है, ये कौन से टेक्स्ट की बात है। ठीक है, ये पूछा गया हमारा CDS 2018 के एग्जामिनेशन के अंदर। ऑप्शन आपके ये रहे, ऑप्शन नंबर ए मज्जिमा निकाया, ऑप्शन नंबर बी संयुत्ता निकाया, ऑप्शन नंबर सी अंगुत्रा निकाया, या फिर ऑप्शन नंबर डी अम्भट्टा सुत्ता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मज्जिमा निकाया। यहाँ पे आप देख सकते हो वही डिटो वही जो पिछला वाला क्वेश्चन था बेसिकली, वहीं से भी ये वाले क्वेश्चन भी उठाया है। ठीक है, इसमें इसने बस लैंग्वेज पूछ ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, और इसमें इसने टेक्स्ट का नाम ही पूछ लिया। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टोरी बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज इन पाली नोन एज द मज्जिमा निकाया। ठीक है, जिसके अंदर हमारी अवंतिपुत्ता और कच्छना, ये जो दो लोग थे, इनके बीच में वार्ता होती है वर्णा को लेकर। ठीक है, वर्ण को लेकर। ठीक है, और जो कच्छना है वो कैसे यहाँ पे डिस्प्रूव करते हैं कि वर्ण बेसिकली गॉड लाइक चीज़ नहीं है और हमारे इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। ये पूछा गया हमारा UPSC एग्जामिनेशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बी कह रहा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सी कह रहा है मंडोसर इंस्क्रिप्शन, या फिर और डी कह रहा है हमारा धौला रॉक इंस्क्रिप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंडोसर इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा सोर्स दे रखा है। वन इंटरेस्टिंग स्टोन स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द मंडोसोर मध्य प्रदेश रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क वीवर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 63 पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है हमारा CAPF 2013 के एग्जामिनेशन में, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी द संस्कृत ग्रामर। तो इनमें से कौन से ऑथर हैं अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर के? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाणभट्टा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि जो है उन्होंने लिखा था संस्कृत ग्रामर पे ऊपर, और उसका सोर्स है आपको वो आपको मिल जाएगा चैप्टर के एंड में। जो टाइमलाइन होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइमलाइन, बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 500 BC के अराउंड हमारा अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, जिसके अंदर जो बात करता था संस्कृत ग्रामर की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर एंड संस्कृत लिटरेली वॉज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये हमारा 2021 के CAPF AC के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसने पूछा कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। तो कालिदासा ने वासवट्टा नहीं लिखा था, ये हमारा सुभांदु ने लिखा था। ठीक है, तो और इसका जो सोर्स है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको नोट कर लेनी है, और जो वासा डट्टा है उसके आगे सुभांदु लिख देना है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ये पूछा हमारा CDS 2022 के एग्जामिनेशन के अंदर, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच करने के लिए पूछा बेसिकली। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे उसके ऑथर हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है इसमें कौन सा इसमें से सही है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये। तो ए का हमारा 2 होगा बेसिकली, दूता घटोत्कच हमारा भाषा ने लिखा है, और बी का हमारा 3 होगा यानी कि मृच्छन्निकम, ये हमारा लिखा है शूद्रका ने। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर हाँ जो अपना सी है यानी कि किराताजूनियम, ठीक है, जो भी इसे बोलते हैं, ये हमारा भैरवी ने लिखा है। और जो हमारा डी है रावणा वधा हमारा लिखा है भट्टी ने। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अपने एक टेबल बना के ना अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृच्छा कटिका। ठीक है, देखो जो हमने पीछे पढ़ाई था अपना मृच्छ कटिका, यहाँ पे देखो मृच्छ कटिका के बारे में दे रखा है ना, जो कि हमारे लिखा है शूद्रका ने। ठीक है, तो मृच्छ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेबल्स वगैरह हैं, जो आर्ट्स जो बुक्स हैं और जो उनके ऑथर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें इग्नोर मत करना, इन्हें लिख लेना अच्छे से। तो मृच्छ कटिका एन एंशंट बुक रिटन बाय शूद्रका डील्स विथ। तो इसने ये पूछा कि मृच्छकंटिका किसके साथ डील करती है, मतलब क्या बताती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लव अफेयर्स ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्टिजन, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त II ओवर द शाका क्षत्रपरास ऑफ वेस्ट इंडिया, द मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड एक्सप्लॉइट ऑफ समुद्रगुप्त, या लव अफेयर बिटवीन गुप्ता किंग एंड प्रिंस कामारूपा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि द लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद डॉटर कोर्टिसन। ठीक है, यहाँ पे आप इसका थोड़ा बहुत सोर्स दिख जाएगा आपको। जो मृच्छ कटिका है जो शूद्रका ने लिखा था, ये बेसिकली इसमें मर्चेंट के बारे में ही बात कर रहा था। ठीक है, तो मर्चेंट के बारे में बात कर रखा था, हालांकि इसमें ये एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि लव अफेयर के बारे में है। ठीक है, क्योंकि UPSC CSA के अंदर पूछा गया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी हायर टेक्स्ट की नॉलेज चाहिए आपको, हायर स्टैंडर्ड के बुक से पूछा गया होगा। बट ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग के आप गेस वर्क कर सकते थे। ठीक है, कि मर्चेंट से रिलेटेड है, तो मर्चेंट से रिलेटेड आपके पास केवल ये है ऑप्शन में, और इसके अलावा तो कोई है नहीं। बाकी सारे तो राजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपर्ली मैच। ठीक है, कौन सा हमारा नॉट प्रॉपर्ली मैच है, यानी कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है बेसिकली। ये पूछा गया हमारा CDS 2012 के अंदर। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, ये इनकरेक्ट है, या फिर अश्वघोषा ये हमारा बुद्धचरित्र ने लिखी है, या फिर पाणिनि हमारी महाभाष्य ने लिखी है, या फिर विशाकठा ये हमारी मुद्रा राक्षसा ने लिखी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो हमारा पाणिनि है उन्होंने ये नहीं लिखा है, पाणिनि ने तो वो लिखा था अपना ये संस्कृत ग्रामर के ऊपर, कहाँ गया, हाँ अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा था। महाभाष्य बेसिकली हमारा पतंजलि ने लिखा था। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा CDS 2009 के में पूछा है, द अष्टयायी ऑफ पाणिनि, द महाभाष्य ऑफ पतंजलि एंड कशिता वृत्ति ऑफ जयद्रथा डील्स विद व्हाट।
ठीक है। तो ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं बेसिकली सारे के सारे? तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर होती है हमारी, ग्रामर संस्कृत ग्रामर या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस की ग्रामर, तो बेसिकली उसके बारे में बात करता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर अष्टयायनी पाणिनि के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है संस्कृत ग्रामर के ऊपर बात करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पेयर के अंदर दे रखे थे तो इसका एक ही ऑप्शन सही होता ग्रामर, ठीक है, क्योंकि यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए देखो आप यहाँ पे ये जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली आपको ये जो ये टेक्स्ट हैं और जिनके ऑथर्स हैं इन पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों आपका इसी के साथ हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड। अब जो हमारा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, ठीक है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, इसके जो बस एक चैप्टर रह रहा है लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमारी पूरी की तरह कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हमारी मिडिवल हिस्ट्री बचेगी, वो भी हम कवर करेंगे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की एनसीईआरटी से, ठीक है। और फिर उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अब बहुत जल्द मैं ये जो लास्ट चैप्टर है वो भी अपना कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले आएंगे और उसके बाद आपको बस ये जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आपको साइड बाय साइड रिवाइज करना है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप ये वाली वीडियोस जो हैं ये आप अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके बेसिकली इन्हें रिपीट मोड पे देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हिस्ट्री में जो पोर्शन है एंशिएंट हिस्ट्री वाला वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऐसी मिडिवल हिस्ट्री खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री जो है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी कम है। पिछले कुछ पैटर्न्स को देखें तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम अपना ना गवा के बेसिकली इससे बढ़िया रहेगा कि आप साइंस या फिर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी कोई और जो सब्जेक्ट है जहाँ से आपका रिटर्न ज़्यादा है वो आप कवर करो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मत भागो, आप अपना मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लो, वो भी हमारी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2 वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।